वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ बेसिक। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग अपने कंटेंट पर आते हैं। आज मैंने उपसर्ग को चुना है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इससे पहले आप लोगों ने जिसने मेरा वीडियो पिछले वीडियो जिसने मेरा नहीं देखा है वो लोग जाके मेरे चैनल पर पिछला वीडियो देखें, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। और वहाँ पे मैंने व्याकरण को बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ते हैं। हम लोग उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे आकर जुड़कर उसके शब्द की विशेषता को और बढ़ा देता है, उसके अर्थ को और बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का मतलब ये हुआ कि अगर हम जैसे कहें कि परा और जय, यानी ये जो इसमें परा और जय है, तो इस दोनों को जब हम मिला देंगे तो पराजय होगा। यानी ये परा उपसर्ग है। ये परा जो है ये उपसर्ग है। और जब ये जय से मिल जाता है, ये जय इसका मूल शब्द है, यानी परा का मतलब परा को जय में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पराजय, यानी जीत, इसका अर्थ हुआ। अगर केवल जय लिखेंगे तो उसका कोई मतलब, जय एक शब्द है जिसको जैसे जय करने के लिए ये सम जो है ये उपसर्ग है। ये मोहन में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सम्मोहन। ये आ उपसर्ग है, अगर हम गमन में लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? आगमन। ये उपसर्ग है, अगर इसे मान में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अपमान। ये कु उपसर्ग है, इसे पात्र में लगा देंगे तो कुपात्र बन जाएगा। यानी हिंदी भाषा में वे शब्दांश जिसको शुरू में लगाया जाए और उसका शब्द और अर्थ बदल जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग उपसर्ग के प्रकार के बारे में पहले जानते हैं। उपसर्ग के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? पहला संस्कृत का उपसर्ग होता है, दूसरा हिंदी का उपसर्ग होता है, तीसरा विदेशी उपसर्ग होता है। तो हम लोग एक एक कंटेंट को आराम से समझेंगे। ठीक, तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि उपसर्ग का आपने परिभाषा समझा कि उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। यानी वो शब्द के आगे जब जुड़ते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है और वो विशेष हो जाता है। कुछ उसका जो अर्थ निकलता है वो विशेष रहता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक एक करके इसके तीनों प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं? संस्कृत के उपसर्गों में तत्सम उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग में तत्सम शब्द भी आते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जैसे संस्कृत से जुड़े हुए शब्द, वो शब्द एकदम संस्कृत के बेस पे रहते हैं, उन्हें हम लोग हिंदी के साथ प्रयोग करते हैं। तो उन्हें जैसे इसकी परिभाषा भी आप लोग एक बार देखिए। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए होते हैं। जैसे अति धन चार, यानी अति जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। ठीक, दुर्धनलभ, यानी ये दुर जो है ये संस्कृत का, दुर्धनलभ यानी दुर्लभ, अति धन आचार अत्याचार होता है। संस्कृत के उपसर्गों से बना कुछ शब्द यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये आपके परीक्षा में आने वाले आते रहे हैं और आएंगे, इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा आप लोग, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, आ धन तक, यानी आ से जो उपसर्ग बनते हैं, आ जन्म बनते हैं, आमरण बनते हैं, आजीवन बनते हैं, आ समुद्र बनते हैं। उत से, उत का अर्थ होता है ऊपर, तो उत को लगाकर जो उपसर्ग बनते हैं वो होते हैं उन्नत, उत्थान, उच्चारण, उन्नयन इत्यादि। उसी तरह उप का अर्थ होता है गौण। ठीक है, गौण यानी उपाध्यक्ष, उपयोग, उपचार, उपहार, उपसर्ग, ये सब में उपसर्ग लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के उपसर्ग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये हिंदी के उपसर्ग के बारे में बात कर रही हूँ। हिंदी के उपसर्गों को तत्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध धन जला, अध ये उपसर्ग है और जला यानी ये जला में लगा दिया गया है तो अध जला हो गया है। कु उपसर्ग है जो चाल में लगकर कुचाल हो गया है। बिना उपसर्ग है जो मांगे में लगकर बिन मांगे हो गया है। यानी उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और अर्थ को बदल देते हैं। अगर मांगे, एक मान लीजिए मांगे एक शब्द है, इसके आगे बिना न लगे तो केवल एक शब्द का
मतलब ये मांगे मतलब कुछ लेना देना जो भी है, लेकिन जब उसके आगे बिना उपसर्ग लग रहा है तो बिन मांगे, यानी उसका अर्थ हो गया यानी बिना मांगे। तो ये आप लोग एकदम दिमाग में रखिए कि उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता बढ़ा देते हैं। इसमें चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कुछ उपसर्ग मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अन का मतलब होता है अभाव। अभाव में जैसे कि किसी चीज़ का ये अन का अर्थ होता है, तो अन से जो उपसर्ग बनते हैं वो अनपढ़ हो गए, अनबन हो गए, अनहोनी हो गए, अधखिला अध से बना हुआ है, उन से 59, 29, कु से कुपात्र कुढंग, चौ से चौराहा चौमासा चौकोर, ती से तिमाही तिराहा तिपाई तिकोना, नि से निहत्था निडर निकम्मा, भर से भरा हुआ भरपेट भरपूर। यानी ये जो शब्द के आगे आधा के आगे लगाया गया, कम के आगे, बुरा के आगे, चार के आगे, ये इन सब के आगे जब ये उपसर्ग लगे हैं तो इनका अर्थ एकदम बदल गया है। तो इससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, विदेशी उपसर्ग के पास आते हैं। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। विदेशी भाषा के शब्दों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ना। ये ना जो है उपसर्ग है, जब समझ में लग गया तो ना समझ हो गया। हम उपसर्ग है, जब सफ़र में लगा तो हम सफ़र हो गया। हर उपसर्ग है, जो दम में लगा तो हर दम हो गया। यानी ये सब कौन से शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे शब्द ये उपसर्ग हैं, ये शब्द में जुड़े माने इस उपसर्ग का अर्थ है, और ये जब इससे उपसर्ग बनाया जाता है तो ये सारे उपसर्ग बनेंगे। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ उपसर्ग मैंने रखे हुए हैं जिसे मैं आप लोगों को अपने बताना चाहूँगी। अभिजात। अभिजात शब्द है, इसमें अभी उपसर्ग लगा है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये अभी जो है जात में लगा है तो बन गया है अभिजात, यानी मूल शब्द इसका जात है, उपसर्ग इसका अभी है। उसी तरह प्रसाधन। प्रसाधन का मूल शब्द जो है साधन है, प्र उपसर्ग लगा है। संसर्ग, यानी इसमें मूल जो शब्द है वो सर्ग है, और सम का ये उपसर्ग है। सम यानी संसर्ग होता है, तो जब स को और म को एक साथ करते हैं तो सम होता है। आसमान का आ उपसर्ग है और समान इसका मूल शब्द है। दुर्भाग्य विज्ञापित, विज्ञापित का बी और ज्ञापित इसका मूल शब्द है। दुर्भाग्य का दुर और भाग्य मूल शब्द है। दुर्लभ का दुर और लभ ये मूल शब्द है। निर्द्वंद का निर ये उपसर्ग है और द्वंद उसमें लगा दिया गया है। असार का अ उपसर्ग है, सार लगा दिया गया है। प्र का उपसर्ग प्र है और ये इसका मूल शब्द है प्रसिद्ध। ठीक है बेटा। तो दुख का अधिकार यानी शब्द अधिकार, इसमें देखिए शब्द हैं, ये शब्द दिए हुए हैं, इनको कैसे उपसर्ग लगा के इनको बताया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा आप लोग, ठीक। जैसे ये कार है, इसमें अधि लगा है तो ये अधिकार हो गया है। ये मूल शब्द हया है, इसमें बे उपसर्ग लगा है तो बेहया। ये मूल शब्द है वाह, इसमें निर लगा है तो निर्वाह हो गया। ये भ्रांत, तो इसमें सम लगा है तो संभ्रांत हो गया है। ये वी उपसर्ग है, इसमें योग में मूल शब्द में लग जाएगा तो वियोग। बे उपसर्ग है, चैन में लगा तो बेचैन हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पे भी कुछ कंटेंट रखे हुए हैं जो आपकी परीक्षाओं में हमेशा आते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसका मैं आगे बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो बावजूद, निःसंकोच, बाकायदा, प्रहार, प्रतिक्षण, अनभिज्ञ, दुर्भाग्य, अधखिला, सुरक्षा, आशंका, ये किन किन उपसर्गों से मिलकर बने हैं इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बावजूद कैसे बना है। बा प्लस वजूद, यानी वजूद में मैं यहाँ पे लिख तो नहीं पाऊंगी लेकिन मैं अपने मुंह से बता रही हूँ आपको। वजूद में जब बा उपसर्ग लगता है तो बावजूद हो जाता है, और संकोच में जब निस उपसर्ग लगता है तो निःसंकोच हो जाता है। कायदा में जब बा उपसर्ग लगता है तो बा कायदा हो जाता है।
और प्रतिक्षण यानी क्षण में जब प्रति लगता है तो प्रतिक्षण हो जाता है, और हार में जब प्र लगता है तो प्रहार हो जाता है। अन में भिज्ञ में अन लगता है तो अनभिज्ञ, भाग्य में दूर लगता है तो दुर्भाग्य, खिला में अध लगता है तो अध खिला, रक्षा में सु लग जाता है तो सुरक्षा, शंका में आ लग जाता है तो आशंका, वचन में दूर लग जाता है तो दुर्वचन, गति में सद लग जाता है तो सदगति, ग्रह में आ लग जाता है तो आग्रह, गत में वी लग जाता है तो विगत, आधार में निर लग जाता है तो निराधार, और द्वंद्वी में प्रति लग जाता है तो प्रतिद्वंदी, चल में निस लग जाता है तो निश्चल, आयु में चिर लग जाता है तो चिर आयु, परिधनवर्तन यानी वर्तन में परि लगा हुआ है, और उपधन स्थिति उपस्थिति। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज उपसर्ग को अच्छे से देख लिया है। उपसर्ग का मतलब यही होता है कि मतलब वो शब्द के आगे लगते हैं और उससे शब्द की विशेषताएं बढ़ जाती है। तो आई होप मैं ये आप लोगों से सुनूंगी कि आप लोग कमेंट करेंगे और उसमें बताएंगे कि आप लोगों को उपसर्ग समझ में आया कि नहीं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।